सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैपिंग वाले सेक्शन में मेजर सीज करेंगे। जो इम्पोर्टेंट समुद्र होंगे, सागर होंगे, समुद्र नहीं सागर, उनके बारे में हम मैपिंग वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना कहाँ की? अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना की गई। जलवायु घड़ी की स्थापना किसने की? वैसे पहले ये बताओ कहाँ की गई? तो जलवायु घड़ी की स्थापना जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये CSIR, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो CSIR के मुख्यालय नई दिल्ली में की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ की गई स्थापना? इसकी नई दिल्ली में स्थापना हुई। ठीक है, अब ये बताओ CSIR की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1942 में हुई। ठीक है, और इसके हेड कौन होते हैं? CSIR के हेड होते हैं PM। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी लिख लो। तो फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये याद रखना आपको। तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का फुल फॉर्म हो गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यहीं पे जलवायु घड़ी की स्थापना हुई। इस CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में हुई, जो PM द्वारा हेड की जाती है संस्था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखना। अच्छा, ये भी वैदिक घड़ी वाला भी ऑप्शन आया था एक, हाल ही में वैदिक घड़ी की भी स्थापना हुई है। कहाँ ये कही है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलो, तो जलवायु घड़ी की स्थापना क्यों हुई पहले ये बताओ, व्हाई, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये दोनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इनको बताओ क्यों हुई। जो जीरो एमिशन का लक्ष्य है ना हमारा, जीरो इमिशन का जो लक्ष्य है, टारगेट को काउंट करने के लिए इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो टारगेट को काउंट करने के लिए इसकी स्थापना हुई जलवायु घड़ी की। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। तो ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई जलवायु घड़ी की। वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ थी? उज्जैन में। ठीक है, क्या नाम था उसका? विक्रमादित्य। ठीक है, तो विक्रमादित्य नाम था। चलो ठीक है, ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के लिए जलवायु घड़ी की भी स्थापना हुई। तो ये क्लियर हो गया ना आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो, नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य क्या है अपना भारत का? 2070। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। और एक और लक्ष्य है सिकिल सेल एनीमिया, इसके उन्मूलन का लक्ष्य क्या है बताओ? सिकिल सेल उन्मूलन, इसके उन्मूलन का लक्ष्य कितना है भारत का? 2047। ठीक है, तो भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? ये बताओ, भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह। ठीक है, तो हार्दिक सिंह भारत के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं अभी हाल ही में। भारतीय हॉकी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे महिला खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हैं। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य 2070। भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह, भारतीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे, इनका नाम भी याद रखना है आप लोगों को। चलो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन अभी किसको घोषित किया गया है? टेलर स्विफ्ट को। सब पता होगा सबको, टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड किसे दिया गया अभी हाल ही में? सचिन तेंदुलकर साहब को ये अवार्ड मिला। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, अभी इनकी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया था, ये भी बता दो? वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े मुंबई में। तो इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। सचिन तेंदुलकर साहब को भी लॉरियस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड दिया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में वॉयेजर 1 ने पृथ्वी पर उपयोगी डाटा भेजना, टाटा नहीं डाटा यार, उपयोगी डाटा भेजना फिर से आरंभ कर दिया। इसका संबंध किससे है? तो वॉयेजर 1 है क्या? इसको किसने लॉन्च किया था और इसने बंद कब किया था डाटा भेजना? तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो इसने, पहली बात तो ये नासा का मिशन है, ये याद रखना है, नासा का मिशन है। ठीक है,
और इसने कब डाटा भेजना बंद किया था? नवंबर 2023 से डाटा भेजना बंद कर दिया था। तो डाटा भेजना बंद कर दिया था कुछ गड़बड़ी के कारण, ठीक है। तो नवंबर 2023 से अभी हाल ही में इसने वापस से डाटा भेजना स्टार्ट कर दिया है। और ये वॉयेजर 1 है क्या? फ्लाई बाय मिशन है, ठीक है। तो ये फ्लाई बाय मिशन है, नासा ने इसको लॉन्च किया था किसके लिए? बृहस्पति और शनि के लिए, ठीक है। तो बृहस्पति एंड शनि ग्रह के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1977 में ये लॉन्च हुआ था वॉयेजर 1, ठीक है। और इसने क्या क्या पता लगाया? बृहस्पति में एक वलय का पता लगाया एंड इसके 2 चंद्रमा, तो इसके 2 चंद्रमा का भी पता लगाया। क्या क्या नाम था उनका? थेबे और मेटिस। थेबे एंड मेटिस, ये आपको याद नहीं रखना, इतना सब कहाँ याद रखोगे, बट बस एक बार जनरल वो हो जाए आपको, ठीक है, जनरल आइडिया लगा लो। और शनि के भी इसने 5 चंद्रमा खोजे, 5 चंद्रमा और वलय की खोज की, ठीक है। तो ये जो वॉयेजर 1 मिशन है, इसी मिशन के द्वारा इस सब की खोज की गई, ठीक है। और उस शनि की रिंग को क्या कहते हैं? शनि ग्रह की जो रिंग खोली है ना, उसको कहते हैं जी रिंग, उसको कहा गया, ठीक है। जी रिंग के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए नासा करेक्ट आंसर होगा। इसरो कहाँ का है? इंडिया का है। नासा तो पता होगा ना, यूएसए का है। जाक्सा जापान का है, ठीक है। और रॉसकॉस्मोस रशिया का है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको, ये जनरल बातें, ये भी याद रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये बताओ। चंद्रयान 3 LVM-3 M4, ठीक है। LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। आदित्य 11 को, आदित्य 11 PSLV C57 रॉकेट से, ठीक है। NBS-01 को GSLV F12, GSLV F12 से NBS-01 को लॉन्च किया गया। चलो, इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया गया, ये बताओ। इनसैट 3DS को GSLV F14 से, ठीक है। एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया गया? PSLV C58 से। तो एक बार रिवाइज कर लो। चंद्रयान 3 LBM-34, आदित्य 11 PSLV C57, NBS-01 GSLV F12, इनसैट 3DS GSLV F14, एक्सपोसैट PSLV C58, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया, ये बताओ। पहली बात तो क्रिस्टल मेज 2 है क्या, और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? तो पहले ये क्या है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये याद रखना है। इसका परीक्षण किया किसने किया? वायुसेना ने किया परीक्षण, ठीक है। कहाँ किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ किया? अंडमान एंड निकोबार में। तो अंडमान एंड निकोबार में इसका सफल परीक्षण किया गया। अच्छा, ये क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल विकास इसका इजराइल ने विकसित किया था, ठीक है। तो इजराइल ने विकास किया इसका, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और इसकी मारक क्षमता क्या है? मारक क्षमता इसकी 250 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये एयर टू सरफेस, ठीक है। एयर टू सरफेस है, मतलब हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो क्रिस्टल मेज का भी सफल परीक्षण हुआ, भारतीय वायुसेना ने किया, अंडमान निकोबार ने इजराइल द्वारा विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है और ये लक्ष्य चूकती नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो वो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको टारगेट करती है, ठीक है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, तो ये भी याद रखना है आपको। और ये इसका नाम क्या है? क्रिस्टल मेज 2। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसका सफल परीक्षण किया, कहाँ? अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप में। चलो, कुछ नेविगेशन सिस्टम ऑफ हैं, उनके नाम बताना है इन देशों के। तो अमेरिका का तो सबको पता है, जिसका हम यूज करते आ रहे हैं, GPS, ठीक है।
रशिया का क्या है, रशिया का ग्लोनास है, तो रशिया का ग्लोनास है। यूरोपियन यूनियन का क्या है, गैलीलियो, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। चाइना का क्या है, चाइना का वेडो, ठीक है, वेदो। इंडिया का तो पता होगा, मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में, नाविक, इंडिया का नाविक है। और जापान का QZSS, ठीक है, तो ये नेविगेशन सिस्टम है इन देशों के, इनको भी, इनके नाम भी आपको याद रखना है। अमेरिका का क्या है, GPS, रशिया का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, चाइना का वेडो, इंडिया का नाविक, जापान का QZSS, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये बताओ। पहली बात तो ये चर्चा में क्यों रहा, कालेसर, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 4 जो प्रस्तावित बांध थे ना, उनके निर्माण पे रोक लगा दी है। 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी, इसलिए ये चर्चा में आया। और ये अब बताओ ये स्थित कहाँ है, ये बताओ। ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और एक लोकेशन और याद रख लो, ये हिमालय की निचली शिवालिक श्रेणी में स्थित है, निचली शिवालिक, ठीक है, निचली शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माणों पर रोक लगा दी, और हरियाणा में यमुनानगर जिले में ये स्थित है, ठीक है। चलो तो और बताओ इसके बारे में। और इसके बॉर्डर किससे मिलते हैं, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यूपी की सीमा से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लो एक, ठीक है। और ये क्या है, पक्षी और जैव विविधता केंद्र, ठीक है, पक्षी एंड जैव विविधता केंद्र है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे कौन कौन से पशु मिलते हैं ज़्यादातर, तेंदुआ हो गया, तेंदुआ हो गया, स्लाथ भालू सुने आप, स्लाथ भालू जो आलसी होता है तुम लोगों की तरह, ठीक है, तो स्लाथ भालू हो गया, लकड़ बग्घा भी हो गया, ठीक है। तो ये सब जानवर इस वन्यजीव अभयारण्य में मिलते हैं, कालेसर, ठीक है। कालेसर KWS इसका शॉर्ट फॉर्म है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मार्क कर लेना ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, बोल रहा हूँ तो नोट कर लेना। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। नेलपट्टू ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, नेलपट्टू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। पचमढ़ी, पचमढ़ी सुना होगा आपने, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, गोवा में, ठीक है, तो गोवा में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, नेलपट्टू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रमण बागान ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रमण बागान वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है, चंद्रप्रभा आपने सुना होगा, बिहार का फेमस वन्यजीव अभयारण्य है। वेनगंगा महाराष्ट्र, ठीक है, रामनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो रमण बागान वेस्ट बंगाल, चंद्रप्रभा बिहार, वेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, केन्या की राजधानी का क्या नाम है, बताओ। नैरोबी, नैरोबी सुना है आपने, नैरोबी केन्या की ही राजधानी है, ठीक है। और ये क्यों है अभी चर्चा में, भारी वर्षा के कारण, तो भारी वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है अभी नैरोबी, ठीक है, विनाशकारी बाढ़ आई हुई है यहाँ, नैरोबी अभी बाढ़ से, पानी से लबालब भरा हुआ है, ठीक है। और नैरोबी ही केन्या की राजधानी है, तो ये याद रखना। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, मैं अभी मैप पे दिखाऊंगा। और हिंद महासागर से इसकी बाउंड्री लगती है,
तो हिंद महासागर से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। नैरोबी भारी वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रही अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है और हिंद महासागर की सीमा पर स्थित है। और एक बात और याद रखना, भूमध्य रेखा इससे होके गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा इससे होके गुजरती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो केन्या की राजधानी क्या हो गई? ऑप्शन नंबर बी नैरोबी, ठीक है। कोलालामपुर कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की, बहुत ही फेमस है, ठीक है। हनोई वियतनाम, मैंने ये कराया था, ठीक है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, ठीक है। इनकी मुद्रा भी कमेंट करो। चलो मैं आगे की स्लाइड में करा देता हूँ, ठीक है। चलो ये पहले केन्या की लोकेशन देख लो। केन्या ये देखो, पहले तो ये अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका है, ये आपका रेड सी हो गया और ये आपका पर्शियन गल्फ हो गई, ठीक है। ये सी ऑफ एडन हो गई, सी ऑफ ओमान हो गई, ठीक है। तो ये बातें भी याद रखना। ये जल संधि इम्पॉर्टेंट है, बाब अल मंडेब कहते हैं, ठीक है, बाब अल मंडेब। और इस जल संधि को क्या कहते हैं? होर्मुज जल संधि। तो ये दोनों जल संधियां भी याद रखनी है आपको। ये मेडागास्कर द्वीप है और यहाँ पे ये जो चैनल है ना, एक, इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है। अब आओ केन्या पे। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। ये देखो, इसकी बाउंड्री ये वाली हिंद महासागर से मिलती है, इतनी याद रखना। इसके जस्ट नीचे तंजानिया है, यहाँ पे आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस खुला था। ये मैंने क्वेश्चन कितनी बार कराया है आपको, ठीक है। रवांडा, ये आपकी कौन सी विक्टोरिया झील है? सोमालिया, इथियोपिया, ये ब्रिक्स में शामिल हुआ है अभी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। केन्या की कैपिटल हो गई राजधानी, सोमालिया ओमालिया सब, ये सब ध्यान रखना है आपको। चलो अच्छा, इनकी राजधानी और इनकी करेंसी बताओ पांचों देशों की। मलेशिया की राजधानी बताओ पहले। मलेशिया की राजधानी कुआला लुम्पुर। तो कुआला लुम्पुर इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी क्या है? रिंगिट इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। वियतनाम की हनोई कैपिटल है इसकी और इसकी राजधानी क्या है? डोंग, ठीक है। कैपिटल हनोई है और करेंसी डोंग है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम, तो जेरूसलेम इसकी कैपिटल हो गई, करेंसी क्या है? शेकेल, ठीक है। और ईरान की राजधानी तेहरान हो गई, करेंसी क्या है इसकी? रियाल, ठीक है। इराक की बताओ, इराक की राजधानी बगदाद हो गई, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? दिनार, इराकी दिनार कहते हैं, ठीक है। तो मलेशिया कोलालामपुर और रिंगित, वियतनाम हनोई और डोंग, इजराइल जेरूसलेम और शेकेल, ईरान तेहरान और रियाल, इराक बगदाद और दिनार, ये सारे इंपॉर्टेंट देश हैं। किसी की भी राजधानी मुद्रा आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में सीधे, ठीक है। चलो तो मैपिंग वाला सेक्शन करते हैं। आज हम मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण सागर करेंगे। तो पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको हडसन की खाड़ी दिख रही हो, हडसन बे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक तो सारी नहीं करना आपको, मैं बस इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, उनको भी आप याद रखिएगा, बस हो गया। एक ये लेब्राडोर सी हो गया, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी कई बार पूछ लेता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखते रहिए। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और ये कैरेबियन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका का कवर हो गया जितना भी था, सारी आसान है, आप बस ध्यान से देखिए बस, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, हडसन बे हो गया, लेब्राडोर सी हो गया, सेंट लॉरेंस की हो गई गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। बस और फिर करते हैं गल्फ ऑफ गुयाना, ठीक है। ये गल्फ ऑफ जिनिया याद रखना है, गुनिया, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, मेडिटेरियन सी। और यहाँ पे ये एक आयोनियन सी है, इसको भी याद रखना है आपको, ये आयोनियन सी है। और ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है। ब्लैक सी है और ये सी ऑफ मरमरा है। ये सब चीज़ें मैंने कराई भी हैं आपको, मैप बड़ा नहीं हो सकता। सी ऑफ अजो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी,
गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रिगा। एक बार इनका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना था, ठीक है। तो गल्फ ऑफ बोथानिया सबसे ऊपर होगी, फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड होगा, फिर गल्फ ऑफ रिगा होगा, फिर बाल्टिक सी होगा। तो ये 4 को आंसर थे, ऑप्शन थे, तो इनको अरेंज करना था। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना होता है। नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी भी आपको याद रखना है, ठीक है। बस हो गया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो याद होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेड सी है, इसको भी याद रखना है। गल्फ ऑफ एडन मैंने अभी बताया पीछे, गल्फ ऑफ ओमान भी बताया और पर्शियन गल्फ भी बताया। और इनकी ये जो संधियां हैं ना, इनको भी मैंने पिछली स्लाइड में भी कराया है। अरेबियन सी सबको पता होगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल भी पता होगा, अंडमान सी भी पता ही होगा, ठीक है। और फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड और मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जावा सी, ठीक है, जावा सी भी देख लेना आप। और ये गल्फ ऑफ कारपेंटिया, और ये कोरल सी, और ये तस्मान सी, इतना याद रखना है बस, ठीक है। चलो अब ऊपर करते हैं। ये फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और एलो सी, इनका भी क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। जापान सी, ये भी याद रखना है, बस इतना ही करना है आपको। तो आप ये मैप आपने अच्छे से करा होगा, आई होप। आप ये मैप वापस से रिवाइज करना, क्लास पीछे करके वापस से देखना, आपको ये क्लियर होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी बनाया था ना ये मोजाम्बिक चैनल के बारे में, अभी सब कराया है मैंने। अब विक्टोरिया लेक, ठीक है, ये सब कुछ करा दिया मैंने वैसे तो। और हाँ, ये भी देख लो, बैरेंट सी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये बैरेंट सी के जस्ट नीचे ये व्हाइट सी भी है, ठीक है, तो ये भी देख लेना। नॉर्वेनियन सी, ग्रीनलैंड सी, तो ऐसे बहुत सारे सी हैं, बट आप ऐसे धीरे धीरे देखते रहोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, सबकी लोकेशन पता चल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है, सी ऑफ जो ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा और एगियन सी, ठीक है, इनका भी क्रम से याद रहना चाहिए आपको, क्रम भी पूछ लेता बहुत बार। कैस्पियन सी, अरेल सी, बाल्कस झेल, लेक बैकाल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वापस से रिवाइज करिएगा तो ये सब कुछ याद हो जाएगा आपको। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।